तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई यहाँ पर। अगर जिंदगी में ये छोटी सी चीज भी आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं ना, तो आप लोगों को जिंदगी एक सही पोजीशन पर ले जाके रख देगी, अगर रेगुलर आप लोग इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लेंगे। बोला यह गया है कि सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। यानी कि अगर आप लोग अपनी साइड से एक पॉजिटिव सोच रखेंगे कि हाँ, जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग अच्छा कर रहे हैं और हम लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, और अपने आप को आप लोग चेक करते हुए आगे बढ़ते रहोगे और निरंतर प्रयास करते रहोगे। कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसको साइड में छोड़कर बस अपने काम पर फोकस करते रहोगे, तो एक दिन आप लोग अपने मुकाम पर बिल्कुल पहुंचोगे। देखिए, इस बात की गारंटी ली जाती है। अगर आप लोग बोला जाए रेगुलरली अगर दिन में आप लोग अपनी लाइफ को थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे ना पहले दिन के कंपेयर में, तो कोई भी आप लोगों को इस धरती पर आप लोगों का गोल अचीव करने से नहीं रोक सकता। पर लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो हर एक दिन अपनी पुराने दिन को कंपेयर करके उसको इंप्रूवमेंट करते हैं या फिर उसी पोजीशन पर रखते हैं। आप लोग खुद अपनी जिंदगी में देखिए, आज टेस्ट लगाया, कल को गायब हो गए, 2-3 दिन तक उसको एनालिसिस ही कर रहे हैं, फिर अगले दिन फिर टेस्ट लगाया, फिर 2 दिन गायब हो गए, फिर लगा कि यार आपकी बार एनालिसिस भी छोड़ दिया। ऐसी जिंदगी में जो चीजें आप लोग करते हैं ना, ये रेगुलरली हर एक इंसान की जिंदगी में होती रहती हैं। तो जो इसको कम कर देता है ये फालतू की चीजें, अपने काम पर ढंग से फोकस करता है, आज टेस्ट लगा है तो आज ही इसका रिवीजन करना है, आज ही इसका एनालिसिस करना है ढंग से, या मैक्सिमम 1 दिन और लगा लेना है, इससे फालतू नहीं। यानी कि 2 दिन में एक टेस्ट लगाना है, तो वो इंसान को कोई रोकेगा क्या भला सिलेक्शन होने से? हम लोग अपने ही आप में झूठ बोलते रहते हैं, अपने ही आप से हम लोग नजरें नहीं मिला पाते हैं जब हम लोग कोई काम करते हैं। तो जिंदगी में सबसे पहले अपने लिए काम करना सीखिए, तब आप लोग किसी और चीज को अच्छे से फोकस कर पाएंगे। अपनी नजरों में अपनी इज्जत बनाइए पहले, ठीक है? मतलब इज्जत बचाइए भी आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी बेइज्जती इतनी बार करते हैं पूरे दिन में। सुबह को उठना है, अलार्म लगा दिया, फिर पोस्टपोन करके सो गए, एक बार बेइज्जती कर दी। उसके बाद में फिर कोई और काम करना था, चलो बाद में कर लेंगे, फिर से बेइज्जती कर दी। यानी कि अपनी नजरों में हम लोग खुद की नजरों में इतने गिर चुके हैं कि हम लोग अपनी नजरों में शर्मानी बंद हो चुके हैं, बेशरम हो चुके हैं कि हाँ, ये तो हमारा नेचर हो चुका है। तो उससे अब अंदाजा लगा लीजिए कि आप लोग क्या सिचुएशन में आज के में हम। तो इसको थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है अगर जिंदगी में सही डायरेक्शन में चीजों को लेकर चलना चाहते हो तो, ठीक है? काफी शानदार आज के डिस्कशन रहेगा। एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर में डिस्कस करने वाला हूँ। ये करंट और स्टैटिक का बड़ा ही बेहतरीन सा मिक्सचर रहेगा। वीडियो को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। पर आगे बढ़ने से पहले ये बताना कैसा रहा आज का ये दिन, किस तरीके से यूटिलाइज किया। आधा महीना आप लोगों का जा चुका है ये, जो कि अप्रैल का महीना भी है। आज की डेट में बात करें तो आधा आप लोगों का निकल चुका है, ठीक है? अब आगे का महीना आप लोग कैसे लेकर चलना चाहते हैं ये आप लोगों को बताना है, तो इसके बारे में जरूर आप लोग इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। देखता हूं कैसे कैसे आप लोगों का दिन चल रहा है और किस तरीके से चीजों को आप लोग लेकर चल रहे हैं। एक बच्चा बोला है कि सर अब की बार बर्थडे पे पार्टी कहां दे रहे हो? पार्टी बताओ कहां चाहिए पार्टी? चलो आप लोगों को पार्टी देता हूँ। कैसी पार्टी चाहिए पहले तो ये बताइए, खट्टी चाहिए कि मीठी चाहिए, ठीक है? बर्थडे सेलिब्रेट कर लो, पढ़ लो पहले, एग्जाम का सिलेक्शन लेकर आओ, वो होगा बर्थडे का सेलिब्रेशन, ठीक है? उस दिन करूंगा अपना बर्थडे सेलिब्रेट। अच्छे से एंजॉय करो यार, पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है? ये हर साल आता जाता रहता है, एक दिन सेलिब्रेट नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन एक बार सिलेक्शन हो गया फिर हर दिन आप लोग का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, इसी से सुहा करते हैं आज के इस डिस्कशन का। बहुत ही प्यारा डिस्कशन रखूंगा। बेसिकली ज्योग्राफी का स्टैटिक पोर्शन आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा एग्जाम में। और कितनी बार यहां से क्वेश्चन बना एग्जाम में, जब भी आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो आप लोग इस टॉपिक की ग्रेविटी समझ पाओगे। बात की जा रही है लानिना के बारे में, बात की जा रही है लानिना। तो बेसिकली अब की बार कैसी रहने वाली है, इसका हमारी कंट्री पर जो बेसिकली मानसून होता है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और आईएमडी जो कि यहाँ पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो क्या आसाई लगा रहा है। तो सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे कि चीजों को आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन के अंदर में मैं कई सारे टॉपिक कवर करूंगा, जिसमें आप लोग का स्टडी पोर्शन भी होगा और आप लोग चीजें अच्छे से समझ पाएंगे। और आगे जब भी आप लोग देखा करो चीजों को, तो कोशिश किया करो कि उनसे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया करो, ठीक है? डिस्कशन सुनने के बाद में आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर भी उठाकर देखा करो कि पर्टिकुलर टॉपिक अगर मैंने पढ़ाया तो उसमें से कितने आप लोग आंसर जो है वो अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है? ये जो टॉपिक है इसको आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसके साथ में कनेक्ट कर देख सकते हैं। अभी बात की जा रही है जो लानिना की कंडीशन है वो अब की बार वीक रहेगी। तो लानिना की कंडीशन जो है वो उसके बारे में अगर बात की जाए तो बोला जा रहा है कि अगर वीक रहती है तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो हम लोग समझेंगे। एक शब्द है यहाँ पर लालिना और एक शब्द है यहाँ पर एलनीना, ठीक है? तो लालिना या फिर एलनीनो, इनके दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस तरीके से फोरकास्ट करता है इन पर्टिकुलर एरिया के बारे में। तो सारी बातें एक एक कर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले तो अगर आप लोगों से कोई पूछे हमारे देश में मानसून का क्या महत्व है,
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारा देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और वहां पर मानसून जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, खासकर जब एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करते हैं। हमारे देश में जो मानसून आता है वो हमेशा आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा जिसके आप लोग, सॉरी ये हो गया वेस्ट डब्ल्यू, ठीक है, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ, जिसको आप लोग साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। और ये कब होता है? ये तब होता है जब काफी अच्छी खासी गर्मी होती है, और जब गर्मी होती है तो उसके बेस पर फिर ऐसा कंडीशन बनती है जिसके चलते सिचुएशन देखने को मिलती है। अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताने से पहले छोटी सी एक बात सुनाऊं, आप लोगों ने कभी पानी गर्म किया है या फिर दूध गर्म किया है स्टोव पर, या फिर आप लोग देखते हैं मतलब अपना जो गैस चूल्हा होता है उसके ऊपर रखकर, तो वो कैसे गर्म होता है? आप लोगों को पता है उसका गर्म होने का प्रोसीजर क्या है? उसका गर्म होने का प्रोसीजर ये, जैसे आप लोग उसके नीचे स्टोव जलाते हैं तो जो ठंडा पानी होता है, ठीक है, वो तो भारी होता है, वो नीचे आता रहता है, और जो गर्म पानी होता है वो ऊपर जाता रहता है, तो ऐसे घूमता रहता है। तो जो ठंडा होगा वो नीचे आएगा, गर्म होगा ऊपर चला जाएगा, जो दूसरा ठंडा होगा वो नीचे आएगा। तो इस तरीके से हमेशा गर्म जो होता है वो ऊपर रहता है, इसका मतलब वो हल्का होता है, तो वो हमेशा ऊपर उठ जाता है। तो इसके वजह से यहाँ पर ऐसा ही मौसम आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट के अंदर में, जैसा उस पर्टिकुलर बर्तन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। जब हमारे देश में मानसून ठीक ठाक रहती है, एक नॉर्मल मानसून रहती है, एक नॉर्मल ईयर रहता है, तो इसका मतलब है कि बारिश जो है वो ठीक ठाक हमारे देश में रहेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है और यहाँ पर जो ये बेसिकली साउथ अमेरिका वाला रीजन है, ये रीजन है पैसिफिक ओशन का, यानी कि प्रशांत महासागर का। तो इसमें कंडीशन चेंज होती रहती है, और जैसे जैसे इसमें कंडीशन चेंज होती है वैसे वैसे इंडियन ओशन के अंदर भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो जब एक नॉर्मल ईयर रहेगा हमारे देश में मानसून जो है वो आराम से आएगा, तो इसका मतलब ये है कि कोई इसके अंदर चेंज नहीं है, तो यहाँ पर ठीक ठाक गर्म कंडीशन रहेगी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में मानसून जो होता है वो नॉर्मल रहता है। पर लेकिन सोचिए अगर यहाँ पर ये जो गर्म कंडीशन है ये यहाँ पर न हो, और ये जो गर्म कंडीशन है ये इधर आप लोगों को साउथ अमेरिका की साइड में जाती हुई नजर आ जाए, तो फिर क्या होगा? फिर यहाँ पर आप लोगों को मानसून जो है वो कम देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है एल नीनो, इल्ले, ऐसे हो गया, इल्ले गड़बड़ हो गई, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। इल्ले का मतलब तो मुझे नहीं पता, आप लोग एक बार देखिएगा, पर लेकिन बोले एल्ले, तो उसके कहने कि यहाँ कुछ ऐसा कुछ हो गया है। तो इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो मानसून अच्छा खासा आने वाला था, अगर एल नीनो आती है यहाँ पर, तो वो मानसून जो है वो गड़बड़ा जाता है, क्योंकि गर्म कंडीशन जो है वो अब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि साउथ अमेरिका की साइड में है। यानी कि जब अल नीनो आता है तो साउथ अमेरिका की साइड में अच्छी खासी बारिश आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं होती है। पर लेकिन अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया और इंडियन ओशन की साइड में, यहाँ पर आप लोगों को कम बारिश होती नजर आएगी। तो ये है एल नीनो, ठीक है। पर लेकिन इसकी बहन है, उसको बोलते हैं ला नीनो, ठीक है, या फिर ला नीना बोलते हैं उसको। वो इसका जस्ट अपोजिट है। वो क्या करेगी? वो यहाँ पर बेसिकली ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन के ऊपर में ये काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को ये बेसिकली एक ट्रेड विंड जो है वो आप लोगों को चलती हुई नजर आएंगी, और उस टाइम पर यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर टेम्परेचर जो होगा वो एक अच्छे खासा टेम्परेचर होगा। यहाँ पर बारिश एक धड़ाधड़ वाली आपकी बार होने वाली है, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर था उससे थोड़ा सा टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब लानीना का मतलब है कि ला, बारिश ला, यानी कि बारिश लेके आ ला, तो इसका मतलब यहाँ बारिश ला रही है हमारे वाले रीजन में, ऐसे आप लोग इसको याद रख लेना। तो ला लीना का मतलब क्या हो गया? अच्छी है, यानी कि हमारी जो एरिया में बारिश आएगी तो इसका मतलब ला लीना जो है वो अच्छी है। इस तरीके से आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं मोटे मोटे तौर पर दोनों में डिफरेंस आप लोगों को बताना चाहूं तो यहां से कई क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनिएगा कि एल नीनो और ला नीना में क्या डिफरेंस है। अगर बात करें यहाँ पर पैसिफिक ओशन के बारे में, जब एल नीनो आता है तो ट्रेड विंड जो है वो वहां पर बेसिकली क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। इसकी वजह से वहां पर बेसिकली बारिश ज्यादा नहीं होती है, और इंडियन ओशन में यहाँ पर किसी मानसून का जो एरिया है वो भी कमजोर रहता है। इसलिए कहते हैं जिस साल यहाँ पर एल नीनो आएगा उस साल हमारे वाले रीजन में कम बारिश होगी और हमारे वाले रीजन में दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने निकल कर आता है। पर लेकिन ला लेने के बारिश लेके आ ला, तो यहाँ पर जब ट्रेड विंड जो होगी काफी स्ट्रॉन्ग होगी और शानदार तरीके की झनाझन बारिश आप लोगों को इस रीजन में देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब हो गया अब की बार ला नीना है, यानी कि नॉर्मल से भी ज्यादा जब बारिश हो जाए तो इसका मतलब ये कि ला नीना आ गया है। अगर बात करेंगे एल नीनो के बारे में तो वार्मर वाटर होगा एक्यूमुलेट इन द ईस्टर्न पैसिफिक साइड। ईस्टर्न मतलब यानी कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पैसिफिक का जो वेस्ट और ईस्ट वाला पोर्शन होता है, तो इस वाले रीजन में नहीं, इस वाले रीजन में, यानी कि अमेरिका जो साउथ अमेरिका वाला रीजन है, यहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा ये देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वहां पर कंडीशन अच्छी खासी नजर आएंगी आप लोगों को। पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर अपने वाले पोर्शन में, यहाँ पर चीजें जो है वो कम नजर आएंगी।
पर लेकिन बात करें लानिना के बारे में तो कोल्ड वाटर एक्यूमुलेट होता है यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, ऑफ द पैसिफिक। तो यहाँ पर कंडीशन आप लोगों को इसके अपोजिट देखने को मिलेगी। देखिए ईस्ट और वेस्ट में जो होगा एक तरीके से अगर आप बात करें, एक कंडीशन वहां पर सही होगी तो दूसरी साइड में दूसरी की वजह से सही होगी, ठीक है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। इसकी वजह से जो फिश है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो वहां पर अपवेलिंग नहीं हो पाती है। अपवेलिंग क्या होता है, जब पानी जो होता है नीचे से ऊपर निकल कर आता है तो कई सारे न्यूट्रिशन साथ में लेकर आता है, तो वो नहीं मिल पाती है, तो इसकी वजह से मछलियां भी वहां पर आप लोगों को कम देखने को मिलेगी। अगर यहां पर बात करें तो अपवेलिंग बढ़ जाती है, अच्छी खासी मछलियां भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये इंडियन मॉनसून पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, ये इंडियन मॉनसून पर अच्छा इंपैक्ट डालता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बुरी चीजें अक्सर लाइफ में होती रहती है, अच्छी चीजें कम होती है। कहते हैं बहुत कम अच्छे लोग हैं इस धरती पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एल नीनो जो है वो मोर फ्रीक्वेंट रहती है, यानी कि ये एक तरीके से बुरे लोग जो हैं वो ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और ला नीना जो है वो लेस फ्रीक्वेंट रहती है, जो हमारे लिए फायदा पहुंचाती है। इसका मतलब ये कि अच्छे लोग जो है वो आप लोगों को कम देखने को मिलते हैं। तो इतना पोर्शन समझ में आ गया या फिर कोई डाउट है, पहले तो आप लोग ये बताइए, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो फिर आगे भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में आने वाली है, एक एक कर देखते हैं। अब जिस भी एरिया से आप लोग आते हैं, अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूं अब का मॉनसून कैसे रहने वाला है, यानी कि अब मैं यहाँ पर भविष्यवाणी करने वाला हूं कि जिस एरिया में बारिश रहेंगी वो कैसी रहेंगी और आप लोगों को क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर मैं बात मानूं, अगर आप लोग मेरी बात मानो मतलब, तो भविष्यवाणी जो है वो मेरी नहीं है, वो भविष्यवाणी है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की। और यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है स्काई मेट के द्वारा। तो मैं स्काई मेट की भविष्यवाणी आप लोगों को सुना रहा हूँ कि इनके द्वारा क्या बोला गया है। और आप लोग बोल सकते हो ये अब की बार, अगर जिस भी एरिया में आप लोग रहते हैं, कि देखना अब की बार बारिश कम होगी, ठीक है, तो कहेंगे भाई तुमको कैसे पता है, कि भैया ऐसे ही थोड़ी ना है, हम लोग ऐसे फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है, हमको सारी चीजें पता होती है। चलिए यहाँ पर बोला गया कि साउथ वेस्ट मानसून जो है 2022 में वो नॉर्मल रहने वाला है, यानी कि लानीना और एलनीना का इंपैक्ट जो है वो ना के बराबर रहने वाला है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और ये बोला गया है यहाँ पर स्काई मेट के द्वारा। स्काई मेट जो है उसके द्वारा नॉर्मल शब्द यूज किया गया था, इसका मतलब 98%, जो हिस्टोरिकल एवरेज है 88, ठीक है। तो एक तरीके से 4 मंथ का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर यूज किया जाता है, जिसका स्टेज आप लोगों को देखने को मिलेगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो ये 4 महीने होते हैं जिनमें हमारे देश में मानसून रहता है। अभी बात करें राजस्थान, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, याद सुनिएगा जो भी इस राज्य से आते हैं वहां पर बारिश जो है वो कम होने वाली है, यानी कि थोड़ा सा मौसम जो है वो ज्यादा गर्म रहने वाला है। तो आप लोग अपना उसी तरीके से तैयार रहना, पानी वानी अच्छे से पीते रहना, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बल्ले बल्ले रहने वाली है, वहां पर तो दबाकर बारिश होती है और ऐसी ही रहेगी। तो वहां पर हाई लेवल ऑफ रेनफॉल आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन बात करें साउथ केरला, इसी के साथ में नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा कम बारिश देखने को मिलेगी कोर मानसून के मंथ जुलाई और अगस्त के टाइम पर लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जो कि खासकर खरीफ जो क्रॉप आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, और इसी के साथ में रेनफेड महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अब की बार अबव नॉर्मल मानसून रहने वाली है। तो ये यहाँ पर एजेंसी के द्वारा बोला गया है। अगर पूरा बोला जाए तो पूरी नॉर्मल कैसे बोली गई है, देखिए कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम, जब दोनों को मिला दोगे तो हो गया नॉर्मल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, जब कंबाइन कर दोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके साथ में आप लोग अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही बातें यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इसी के चलते मैं कुछ और बातें आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। जैसे यहाँ पर लानीना के बारे में लिखा है, इसका मतलब है लिटिल गर्ल इन स्पेनिश लैंग्वेज में जब आप लोग बात करोगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि एल नीनो और लानीना जो है वो 4 से 5 साल में यहाँ पर एवरी ईयर ओकर होती रहती है, यानी कि होती रहते हैं। फिनोमिनन ऐसे हैं कि जाएंगे नहीं। एल नीनो है वो मोर फ्रीक्वेंट है, जो मैंने भी आप लोगों को बताया। और यहाँ पर देखने को मिलेगा ये एक एपिसोड रहता है 9 to 12 मंथ का, यानी कि काफी लंबा इंपैक्ट डालकर यहाँ पर जाता है, ठीक है। तो ये कोल्ड इवेंट की कैटेगरी में इसको बोलता है। वैसे इसको यहाँ पर एल यहाँ पर विजय के नाम से भी इसको जानते हैं बेसिकली। ये स्पेनिश लैंग्वेज में अगर आप लोग यहाँ पर बात करते हैं, जब लानीना आती है आप लोगों को पता है इंडियन ओशन की साइड में अच्छी खासी बारिश होगी, पर लेकिन पेरू और इक्वाडोर की साइड में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सूखा, और ऑस्ट्रेलिया की साइड में देखने को मिलेगी बाढ़। तो ये आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर पड़ेगा सूखा और यहाँ पर आएगी बाढ़। इतना जबरदस्त दबाकर यहाँ पर बारिश होती है। बिल्कुल इसी पैटर्न में जैसे आप लोगों ने एल नीनो और लानीना यहाँ पर समझा, एल नीनो और लानीना का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है इंडियन ओशियन डाइपोल। इंडियन ओशियन डाइपोल में आप लोगों को ऐसे ही फिनोमिनन देखने को मिलेगा जैसा एल नीनो और लानीनो में देखने को मिलता है। तो यहां से क्वेश्चन आप लोग कई बार बन जाते हैं। कई बार क्या आप लोगों ने अगर पुराने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे रिसेंटली, अभी 3-4 सालों के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर इंडियन ओशियन डाइपोल, डाइपोल मतलब 2 पोल। इसका मतलब क्या हो गया, एक साइड में यहाँ पर जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन हो गया, और दूसरा यहाँ पर अगर आप लोग इधर आएंगे, यानी कि थोड़ा सा अपनी कंट्री की साइड में, या फिर आप लोग बोलिए तो अरेबियन सी वाली साइड में जब आप लोग जाएंगे
तो इसमें कंपेयर किया जा रहा है। तो यहां पर पॉजिटिव फेज है, यहां पर इसका मतलब ये हो गया कि इंडियन ओशन का डाइपोल जो है अगर पॉजिटिव फेज है तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया की साइड में जो है वो यहां पर बारिश जो है काफी अच्छी होने वाली है यहां पर हमारी कंट्री के ऊपर में, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि नॉर्मल से भी वार्मर हो गया तो पॉजिटिव फेज का मतलब हो गया बारिश ज्यादा होने वाली है और ऑस्ट्रेलिया की साइड में थोड़ा सा ठंड देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर बात करेंगे नेगेटिव फेज है तो यहां पर बारिश कम होती है आप लोगों को नजर आएगी और ऑस्ट्रेलिया की साइड में ज्यादा बारिश आप लोगों को होती नजर आएगी। तो ये इंडियन ओशन डाइपोल इसको कहते हैं बेसिकली। पॉजिटिव वाला हमारे लिए अच्छा होता है, पॉजिटिव वाला जैसे कि लानीना वाला, ठीक है, और यहां पर नेगेटिव वाला जैसे कि एल नीना वाला, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो जो फिनोमिनन आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलता है किसमें, पैसिफिक ओशन के अंदर में, अगर थोड़ा सा इसी सिस्टम को थोड़ा सा इधर को आप लोग खिसका दोगे तो फिर इंडियन ओशन के अंदर ऐसा पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूं। पहले वाला कहां पर था, वो इधर हो रहा था यहाँ पर पहले वाला, अब की बार कहां पर हो रहा है, अब की बार इधर हो रहा है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पहले वाला इधर हो रहा था, अब की बार जो है इधर हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर अगर रहेगा तो ला लीना को पॉजिटिव के साथ में आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि ला नीना हो गया तो पॉजिटिव डाइपोल हो गया, अच्छी बारिश यहां पर आने वाली है। तो ये आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और वैसे मानसून के बारे में आप लोगों को पता है अपने देश में जून से लेकर सितंबर तक जो बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसी के साथ में नॉर्थ ईस्ट मानसून भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो नॉर्थ ईस्ट जो है जब यहाँ पर बारिश आप लोगों को नजर आएगी, ये पूरे देश में ज्यादा बारिश नहीं देती है पर लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में देखने को मिलती है। और तमिलनाडु और पुदुचेरी वाला जो एरिया है ये कराईकल यमन में है, जो खासकर ये काफी फेमस रीजन है। तमिलनाडु तो बहुत ही फेमस है यहाँ पर जब बात करते हैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में। और वहां पर अलग तरीके की आप लोगों को नेचुरल जो चीजें पड़ती हुई नजर आएंगी जब ये मानसून होती है, यानी एक लोकल एरिया में बारिश हो रही है जमा कर, तो वहां पर उसकी वजह से चीजें देखने को मिल रही है। तो ये कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए। एल नीनो का कॉन्सेप्ट बता दिया, कहां पर बारिश होने वाली है वो बता दिया, लानीना एल नीना दोनों को बता दिया, नॉर्मल ईयर बता दिया। इसी के साथ में ये भी सारी चीजें क्लियर होगी। कुछ और बातें यहाँ पर इंडियन डाइपोल, ये एक पूरा टॉपिक है पूरा अलग से, ठीक है, इंडियन ओशन डाइपोल, तो ये आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और इसी के साथ में साउथ वेस्ट मानसून भी आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं और ये टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे आप लोग रिपीटेडली क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अब की बार आ गया तो अगली बार नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर ये बेसिकली ससुराल में जाकर बैठ जाते हैं बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर ये IMD के द्वारा ये सारी बातें बताई गई है। कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री में बारिश कैसे होती है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है, जिसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आप लोग बोलते हो, ठीक है। तो उसके द्वारा ही बोला गया अभी कि नॉर्मल मानसून रहने वाला है, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर आने वाला डिपार्टमेंट 1875 में बनाया गया था, जो कि आज की डेट में हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आप लोगों को इसका देखने को मिलेगा। अगर थोड़े से आप लोग इच्छुक हैं बताने की इसके बारे में कुछ, मुझे भी आप लोग बताएगा कि आज की डेट में इसके जो एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, आप लोग ये बताइएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। बात की जा रही है यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में कि एल नीनो और इसी के साथ में ला नीना जो है वो ओकर होता है एवरी ईयर 4 से 5 साल में, ठीक है। दूसरा बोला गया यहाँ पर ला नीना जो है वो मोर फ्रीक्वेंट है देन एल नीना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर लेकिन अगर टॉपिक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भारी पड़ जाता है कि नहीं। तो अब आप लोग आंसर दीजिए। तो अभी मैंने डिटेल में डिस्कस किया यहाँ पर ये सारी चीजें ला नीना के बारे में आप लोगों से, यहाँ पर आप लोगों को देखा कि यहाँ पर 4 से 5 साल में फ्रीक्वेंट होता है, ठीक है। पर लेकिन एल नीनो ज्यादा है क्योंकि नुकसान देने वाली ज्यादा होती है चीजें और फायदा पहुंचाने वाली कम होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी, तो आंसर इसका ए हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर एग्जाम में बनते हैं, तो टॉपिक को ऐसे क्लियर करके आगे बढ़ो कि उसके अंदर कोई भी पॉइंट आप लोगों को न छूटे, एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर कवर किया गया काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बात करूंगा आप लोगों से, और पुराने कई सारे क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग जो यहाँ पर एग्जाम में आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो काफी डिटेल में मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्रिस्टल क्लियर होगा, यानी कि करंट और स्टैटिक का एक शानदार ब्लेंड मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि करंट और स्टैटिक का कॉकटेल आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। कहाँ है यहाँ पर, कहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स, इसी के साथ में जीएस पेपर 1 के अंदर आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी यहाँ पर बेसिकली ग्रीट किया गया है महावीर जयंती के उपलक्ष्य में देश के लोगों को, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है। तो पीस, शांति, कंपन से एक तरीके से यहाँ पर जो कंपैशन या ब्रदरहुड के बारे में इनके द्वारा काफी अच्छे से अपने देश को जागरूक किया गया। तो अब कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोगों को याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। महावीर जी जो थे यहाँ पर, ये 24 तीर्थंकर थे यहाँ पर जैन रिलीजन के। जैसे आप लोग बोलते हैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर में हाँ एक भगवान होना चाहिए, पर लेकिन यहाँ पर 24 जो थे वो आप लोगों को यहाँ पर तीर्थंकर देखने को मिलेंगे, ठीक है।
महावीर जयंती जो है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, महावीर जो जयंती सेलिब्रेट की जाती है हमारे देश में, तो ये जैनिज्म धर्म से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगी। महावीर जन्मा, इसी के साथ में यहाँ पर इसको कल्याणक के नाम से आप लोग बोलते हैं, जो कि एक फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। अगर बात करें यहाँ पर महावीर जी के बर्थ के बारे में तो 24 थे और लास्ट तीर्थंकर थे अगर बात करें, ठीक है, यानी कि ये आखिरी तीर्थंकर थे यहाँ पर। अगर इनके बारे में बात करें तो ये हॉलिडे के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट के बारे में बात करें तो महावीर जी जो थे यहाँ पर वो बोर्न हुए थे यहाँ पर 13th डे ऑफ द ब्राइट हाफ ऑफ द मून इन द मंथ ऑफ चैत्रा, ठीक है। तो जो ये चैत, बैसाख, साढ़, भादवा, सावन, सोज, ये सारी आप लोग देखते हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये है जो हमारे हिंदी नाम होते हैं हिंदी कैलेंडर के, उसके बारे में बताया गया है। 599 BC जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, रटना नहीं, हल्का सा याद रखते हैं। इसी के साथ में अभिषेक जो बात करें यहाँ पर तो इसके बारे में अगर बात की जाती है तो इनके द्वारा जो जैन प्रेयर की बात यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर एक सेरेमोनियल बात की तरीके से यहाँ पर इसको देखा जाता है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। बाकी कुछ और बातें अगर मैं आप लोगों से बताऊं, जो महावीर जी थे यहाँ पर अगर बात कीजिए यहाँ पर तो इक्षु जो डेंसिटी थी उससे यहाँ पर ये निकल कर आते थे, ठीक है, एज ए सन ऑफ किंग सिद्धार्था, और इसी के साथ में जो क्वीन जिनका नाम था त्रिशला, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। इनके पापा जी जो थे यहाँ पर ये कुंदाग्राम के राजा थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये है बेसिक चीजें यहाँ पर इनके बारे में। महावीर जी जो थे यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक किंग के घर में पैदा हुए थे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पुराने टाइम पर भी, उस टाइम पर भी यहाँ पर राजा जो थे वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो किया करते थे, ठीक है। तो जो एक तरीके से डेमोक्रेटिक किंगडम जिनको यहाँ पर बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं गणराज्य बोला जाता था, तो विजवाज जो था यहाँ पर किंग जो चूज किया जाता था वोटर्स के द्वारा। तो अगर बात करें कई हजार साल पहले भी हमारे देश में यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो किया जाता था कि लोगों को वोट की हेल्प से चुना जाएगा। पर लेकिन अंग्रेजों ने कभी भी ये बातें जो है हमारे देश की जनताओं के सामने नहीं रखी, क्योंकि अगर देश की जनता को ये पता चल गया कि हम लोग कितने महान हैं तो फिर वो अंग्रेजों की महानता जो है वो मानने से मना कर देंगे। तो ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। वैशाली जो थी वो इनकी कैपिटल हुआ करती थी। इसी के साथ में वर्धमान जो है, लॉर्ड महावीर का नाम जो वर्धमान था यहाँ पर, इसका मतलब होता है वन हु ग्रोज, ठीक है। तो ये काफी एक अच्छा नाम आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं अगर बोला जाए तो। इसके तरीके से आप लोग देखिए अगर यहाँ पर कि एक ऐसा इंसान जो कि एक तरीके से ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में 30 साल की उम्र के द्वारा इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा केवल्य यानी कि एक तरीके से अपनी जो जिंदगी है उसकी खोज में निकल चुके, और यहाँ पर एक तरीके से जो लाइफ है, एक तरीके से नहीं, जो घर गृहस्थी वाली लाइफ है वो छोड़ दी इन्होंने, और फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 एज उम्र में जाकर, ठीक है। तो ये इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं। महावीर जी के द्वारा यहाँ पर अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, सत्य यानी कि ट्रूथ, इसी के साथ में यहाँ पर बात करें स्थितिया यानी कि नॉन स्टेलिंग यानी कि चोरी न करना, ब्रह्मचार्य यानी कि यहाँ पर जो होता है जो बोलते हैं चिष्टि, इसी के साथ में अपरिग्रह यानी कि नॉन अटैचमेंट, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से इनकी टीचिंग आप लोगों के सामने निकल कर आती है, जिनको यहाँ पर जैन के अंगमाज भी आप लोग बोलते हैं, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर यह कि कई बार मैच करने के लिए अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इसके बारे में याद रखिएगा कि जैन के जो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, अगमांस किया है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। जैसे अहिंसा हो गया नॉन वायलेंस यानी कि किसी के साथ में वायलेंस नहीं करना, सत्य हो गया ट्रूथ, इसी के साथ में एस्थ्या हो गया यानी कि नॉन स्टीलिंग, ठीक है, यानी कि चोरी न करना, ठीक है। चैस्टिटी हो गया एक तरीके से यहाँ पर ब्रह्मचर्य यानी कि एक तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह हो गया नॉन अटैचमेंट। तो ये आप लोग याद रखिएगा। 5 आप लोगों को यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो इस तरीके कॉन्सेप्ट एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये ऐसी स्लाइड है कि इसके ऊपर आप लोग 4-5 स्टार लगा सकते हैं। अगर जैनिज्म के बारे में बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। हालांकि ये पोर्शन मैंने भी आप लोगों को बताया, यहाँ पर जो 5 अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये अभी यहाँ पर इसकी एजुकेशन के बारे में बात की गई, तो इनको 5 ग्रेट वोव्स बोला जाता है या फिर 5 महावीरदास भी इनको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। बाकी 3 पिलर है यहाँ पर, जिसमें एक अहिंसा हो गया यानी कि नॉन वायलेंस यानी कि कोई भी गलत तरीके का वायलेंस नहीं फैलाना है। एक हो गया यहाँ पर एक हो गया यहाँ पर बेसिकली अनेकतावाद, ठीक है, अनेकताकांतवाद, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली। इसका मतलब होता है कि नॉन एब्सोल्यूटिज्म। नॉन एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या होता है कि कोई एक विचार ऐसा नहीं है कि बस मैंने बोल दिया वही सही है। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जो मैंने बोल दिया वो आप लोगों को सही लगे, और कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है जो मैंने बोल दिया आप लोगों को सही न लगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि एब्सोल्यूट है, यही बिल्कुल सही है। तो ये बातें इनके द्वारा बोली गई है। इसी के साथ में अपरिग्रह यानी कि एक तरीके से ये बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जिसके चलते आप लोग बोल सकते हैं इंसान जो है वो वैराग्य बन गया, घर छोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं एस्थेटिसिज्म, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर पिलर है बेसिकली यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिलीजन से, जिसके बारे में अगर क्वेश्चन बने तो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। और नॉर्मली अगर आप लोग थोड़ा सा समझना चाहते हैं जैनिज्म को तो आप लोगों को देखने को मिलेगा
ये बहुत बड़े पुजारी पाए जाते हैं नॉन वायलेंस के। इवन आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूं मैं, खेती करने के लिए भी मना किया जाता है अगर कोई जैन कम्युनिटी का है, क्योंकि ये मानता है कि अगर हल खेत में चलाएगा तो वहां पर केंचुए वगैरह और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उनकी जान जा सकती है। तो इसलिए मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा जो जैन कम्युनिटी के लोग हैं वो आप लोगों को मतलब बिजनेस करते हुए मैक्सिमम आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है। खेती में शायद ही कोई लोग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो एक हाई लेवल का जो जैनिज्म धर्म पर फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर ये ऐसी चीजें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती हैं। बाकी ये 5 चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। नॉन वायलेंस हो गया, यहाँ पर सत्य यानी कि ट्रूथ हो गया। इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर यह है अचार यानी कि एक तरीके से अस्थिया यानी कि नॉन स्टीलिंग यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह, ठीक है। तो ये घर छोड़ने वाली बात होगी, ब्रह्मचारी है। और यहाँ पर जिसको सेलिबेसी बोलते हैं, और ये ब्रह्म एक तरीके से जो एक तरीके से इंसान जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना, चेस्टिटी भी बेसिकली इसको बोलते हैं, इनके शुद्ध, चेस्टिटी का मतलब है शुद्ध मतलब एक तरीके से, ठीक है। तो ये शब्द आप लोग देखते हैं। तो ये 5 टीचिंग भी आप लोग यहाँ पर अगर समझ सकते हैं तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बेसिकली यहाँ पर ब्रह्मचर्य जो लास्ट वाला है चेस्टिटी जिसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है जो इंपोर्टेंट है यहाँ पर। ये लास्ट वाला जो है ये महावीर जी के द्वारा ऐड किया गया था, बाकी 4 जो है ये पहले आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, पर लेकिन लास्ट वाला जो मैंने अभी बताया यहाँ पर ये महावीर जी के द्वारा यहाँ पर ऐड किया गया था, ठीक है। कुछ और इंपोर्टेंट बातें जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ ये भी काफी इंपोर्टेंट है। 3 ज्वेल्स यानी कि इनको यहाँ पर बेसिकली त्रिरत्नास बोला जाता है जैनिज्म के अंदर में, ठीक है। इसमें क्या है यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर सम्यक दर्शना, यानी कि इसका मतलब होता है राइट फेथ, सही चीजों में अपना फेथ लगाना, सही चीजों को फॉलो करना, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। सम्यक ज्ञाना, ठीक है, यानी कि राइट नॉलेज, सही नॉलेज लेना, यानी कि किसी का गला काट दिया, उसकी चोरी कर ली, वो सब चीजें उनसे दूर रहना है, ठीक है। इसी के साथ में चरित्र, कंडक्ट, यानी कि चरित्र कैसा इंसान का, किस तरीके चीजों को लेकर चलता है, तो कैसा फेथ है, कैसी नॉलेज है और कैसा उसका कंडक्ट है, ये यहाँ पर बेसिकली काफी इंपोर्टेंट पार्ट माना गया है अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ के बारे में बात करें तो इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इनको मिलाकर यहाँ पर त्रिरत्नास बोला गया है जैनिज्म के अंदर। हर एक रिलीजन में आप लोगों को कोई ना कोई डिवीजन देखने को मिलेगा, ऐसे यहाँ पर भी श्वेतांबर और दिगंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो व्हाइट कपड़ा आप लोगों को देखते हैं, बेसिकली व्हाइट कपड़ा जो अपनी बॉडी पर रखते हैं, ठीक है, तो ये इनके अंदर है जिनका नाम है यहाँ पर स्थलबाहु, ठीक है। बाकी दिगंबर देखने को मिलेंगे जो स्काई को अपना बेसिकली बोलते हैं कि आसमान ही हमारा बेसिकली एक तरीके से कपड़ा है, ठीक है, यानी कि कंप्लीटली एक तरीके से नग्न अवस्था में रहते हैं। तो ये बेसिकली भद्रबाहु की लीडरशिप के अंदर में थे। तो ये 2 डिवीजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर साइकिल ऑफ जो बर्थ और रीबर्थ है, यहाँ पर अगर कोई पैदा हो गया और फिर से पैदा होगा, ये उसके कर्मा के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि जैसे कर्म इंसान के द्वारा किए गए उसके ऊपर ये डिपेंडेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये बेसिकली जैनिज्म के अंदर बताया गया है, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब कुछ इंपोर्टेंट बातें जो कि आप लोग यहाँ पर देखेगा, जैसे यहाँ पर जैनिज्म के बारे में बात करें, अगर यहाँ पर इनके तीर्थंकर के बारे में, तो यहाँ पर इनके बारे में याद रखते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से लेकर अगर 24 तक का बात करें तो सबका कोई ना कोई यहाँ पर एक तरीके से ट्रेडिशन रहा है। तो सबसे लास्ट में जो थे यहाँ पर महावीरा, तो लोयन इनके साथ में कनेक्ट है यहाँ पर, तो इनका सिंबल जो है बेसिकली लोयन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो अगर बात की जाए, देखिए सरपंट भी है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर शंख भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में कमल का फूल भी आप लोगों के सामने नजर आएगा। तो मैंने यहाँ पर 24 के 24 ये है बेसिकली आप लोगों के सामने जो आप लोग इनको देख सकते हैं। तो ये पीपीटी में आप लोगों के सामने जिनको आप लोग यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं कल को अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा एक बार। अगर बात करें तो मैं इसको यहाँ पर एसएलवी पीडीएफ वाले पर भी डाल दूंगा, वैसे पीडीएफ में तो आप लोग को मिल ही जाते हैं। सबसे पहले जो थे उनको रेशमनाथ या फिर आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। उनका जो सिंबल था वो था बुल, यानी कि सांड जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो यहाँ पर महावीर जी से जो पहले वाले थे जो कई बार पूछ जाते हैं, इनका नाम याद रखेगा। इनका नाम था यहाँ पर बेसिकली इनका नाम नहीं, मतलब इनका जो वो था सरपंच था और इनका नाम था यहाँ पर पार्सनवदा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो PARSHVANTHA, तो ये अभी मैंने आप लोगों से बेसिकली डिस्कस किया था द हिंदू के अंदर, तो इन्हीं का नाम यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है इस तरीके से भी, तो हल्का फुल्का सा कम से कम आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने अभी बताया, यहाँ पर ब्लू लोटस जो थे यहाँ पर वो 21वें नंबर के थे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर रेड लोटस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो 6ठे नंबर के हैं। तो इनके लोटस यानी कि जो फूल है यहाँ पर कमल का, वो 2 जगह आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो कल को चलकर अगर क्वेश्चन कोई पूछ ले तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पद्मा परमा जी जो थे उनसे रिलेटेड रेड यानी कि लाल कमल का फूल, और जो यहाँ पर अगर बात करें, कहाँ गया ये वाला ब्लू वाला, ठीक है, तो ये थे यहाँ पर नामिना था, ठीक है। तो इनका ब्लू जो लोटस आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये कुछ सिंबल है जो आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ओके।
तो क्या क्या चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देखी, तो कोई डाउट माइंड में नहीं होना चाहिए, जैसे महावीर जी की स्टार्टिंग की लाइफ, फिर उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के बने, और ये आप लोगों के सामने यहाँ पर ही हो गया। अब क्वेश्चन कुछ मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बात की जा रही है कि ग्रेट वॉव जो थे यहाँ पर जैन के, वो एडिट किया गया महावीर जी के द्वारा, वो कौन सा था, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने अभी बताया यहाँ पर बेसिकली सेलिबेसी के बारे में, या फिर आप लोग बोल सकते हैं ब्रह्मचर्य के बारे में, ठीक है। तो चैस्टिटी भी जिसको बोला गया है, तो इसका मतलब है शुद्धता। तो बाकी के 4 पहले से थे, एक इनके द्वारा ऐड किया गया, तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी डिटेल में ये डिस्कस किया। तो टॉपिक पढ़ने का मतलब ये कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी दे पा रहे हैं। मैंने एक पॉइंट आप लोगों से डिस्कस किया अनेकांतवाद के बारे में, नॉन एब्सोल्यूटिज्म। तो यहाँ पर इसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हैं 2009 में कि अनेकांतवाद जो थे यहाँ पर, ये कोर थ्योरी है यहाँ पर फिलोसफी विच ऑफ द फॉलोइंग, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म या फिर यहाँ पर वैष्णविज्म। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग देखते हैं एक शब्द से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पर इसका बी। एक क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली स्थानकवासी। तो ये बेसिकली संप्रदाय जो है वो किस पर्टिकुलर प्रथा से रिलेटेड है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म या वैष्णव या फिर शैविज्म, ठीक है। तो ये किससे कनेक्टेड है यहाँ पर, ये भी आंसर हो गया बी, ठीक है। तो इसके बारे में समझ सकते हैं यहाँ पर जो स्थानकवासी हैं, बेसिकली यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था, नेम मतलब जो फॉर्म किया गया, इनका नाम था यहाँ पर लावजी, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिला जैनिज्म से ही यहाँ पर रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बनते हैं एक एक शब्द के। तो पूरे आर्टिकल में कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ पर बात करेंगे प्रमोशन में रिजर्वेशन के बारे में। कई सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों से डिस्कस करूंगा, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, और थोड़े से कुछ टिपिकल शब्द और केसेस के बारे में बात करूंगा। स्टैटिक और करंट का मिक्सचर होगा, पर लेकिन मजा आएगा अगर ढंग से समझने की कोशिश करोगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़कर अगर आप लोग इसको वैसे समझोगे कि अच्छा हमारे देश में ऐसा कुछ है, तो फिर आप लोग और अच्छे से इसको समझ पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। एक एक पॉइंट ढंग से क्लियर करता चलूंगा। अभी है क्या, यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर हमारी कंट्री में रिजर्वेशन देना है, और वो भी प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन देना है, तो उसको कैसे लेकर हम लोग को चलना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर पिछले 2 दशकों में बात करें, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे फैसले आए यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि क्या होना चाहिए क्वांटिफाइबल डेटा, जिसके बेस पर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर ये प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो उसकी क्या क्या चीजें यहाँ पर, कोटा प्रदान करने के लिए क्या क्या पूर्व शर्तें हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो डिटेल में बताता हूं, एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर होता चलेगा, चीजों को समझेगा, सारी चीजें आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया प्रोसीजर ताकि कलेक्ट किया जाए डाटा, जिसमें यहाँ पर एससी और एसटी के जो एम्प्लॉय हैं ऑल द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और उनको बेसिकली एक तरीके से ऑफिशियल ऑर्डर के थ्रू यहाँ पर काफी क्रूशियल है, जिसमें रिजर्वेशन की बात की जा रही है इन प्रमोशन वैसे ग्रुप के बारे में, ठीक है। ताकि यहाँ पर एक तरीके से एक आप लोग बोल सकते हैं, एक आप लोगों ने देखा होगा कई बार यहाँ पर जब भी इलेक्शन होते हैं तो वहां पर बोला जाता है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा एससी और एसटी को, ठीक है। तो इसके चलते कई बार बातें निकल कर आती है कि ऑलरेडी आप लोग बात करें जब एग्जाम होता है वहां पर आप लोग ऑलरेडी यहाँ पर रिजर्वेशन दे रहे हो, ठीक है। फिर यहाँ पर अलग से पोस्ट रहती है, उसमें रिजर्वेशन हो जाता है। अब यहाँ पर प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन दे रखे हैं, तो इसके चलते कई सारे जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको कई बार इस बात को लेकर गुस्सा भी आ जाता है कि यहाँ पर चलो आपने सही है जॉब में तो दे दिया, पर लेकिन अब यहाँ पर प्रमोशन में रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है। तो उसके चलते कई सारी बातें यहाँ पर कोर्ट में बार बार पहुंचती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो ट्रेनिंग है यहाँ पर, उसके द्वारा पूछा गया ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की डेटा कलेक्ट करो और बताओ कि यहाँ पर अगर एससी और एसटी के बारे में बात करें वहां पर किस तरीके से कैंडिडेट अपनी रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। पॉलिसी अगर बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है कि एससी एसटी बिफोर इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन, उनकी कंडीशन आप लोग बताओ। यानी कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं, आप लोग आके बोलने लोगे कि हमको सर ये किताबें चाहिए, इन किताबों की हम लोग की कमी है, ठीक है। मैं बोलूं पहले आप लोगों से, पहले ये तो बताओ कि आपकी फैमिली कंडीशन क्या है, कि मुझे आप लोगों को किताब देनी चाहिए कि आप लोगों की फैमिली कंडीशन ऐसी है, या फिर वो किताब किसी ऐसे इंसान के पास में मैं ले जाके दूं जिसकी फैमिली कंडीशन वास्तव में ऐसी है कि वो किताब नहीं खरीद सकता है। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यानी कि ये देखना पड़ेगा कि जिसको रिजर्वेशन इन प्रमोशन दिया जा रहा है कि रियलिटी में यहाँ पर पहले उनकी कंडीशन क्या है वो समझिए। और यहाँ पर जब भी आप लोग यहाँ पर जॉब के अंदर और ऐसे रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, तो संविधान के अंदर में आर्टिकल जो 16 है ये काफी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। आर्टिकल 16 यहाँ पर बात करता है अगर किसी को यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना है तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उनको प्रोवाइड कराया जा सकता है यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू। तो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट में या फिर पोस्ट इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों को रोके कि आप लोग रिजर्वेशन दे सकते हैं अपॉइंटमेंट में या फिर अपॉइंटमेंट के बाद में। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो आप लोग यहाँ पर रोके, यानी कि बाल की खाल निकालने वाली बात आती है। फिर यहाँ पर अगर इस तरीके से पढ़ोगे
तो यहाँ पर हमारे जो संविधान बनाने वाले होंगे उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से भी कोई टॉपिक निकल के आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आर्टिकल में ऐसी कुछ चीज लिखी नहीं है, तो प्रेजेंट टाइम पर गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी पार्लियामेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस मुद्दे को समझे और समझे के बाद में देखे कि क्या उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो ट्रेनिंग है, यहाँ पर इसके द्वारा ऑलरेडी इसके ऊपर बातें बोली जा चुकी है कि कुछ ऐसी कंडीशन होनी चाहिए अगर किसी को रिजर्वेशन देना है प्रमोशन के अंदर में, तो हवा हवा में नहीं देना है। सबसे पहले तो उस इंसान को देना है, उस कम्युनिटी को देना है जो कि यहाँ प्रॉपर उसका कोई डेटा अवेलेबल हो कि हाँ इनको प्रमोशन ढंग से नहीं मिल पा रहा है, इन एडुकेट है रिप्रेजेंटेशन इनकी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, तो उनको ढंग से प्रमोशन दिया जाए। तो एक तो ये दिखाना पड़ेगा। दूसरा बोला गया कि एप्लीकेशन ऑफ द जो बोला गया कि एप्लीकेशन ऑफ दिस डेटा टू ईच कैडर सेपरेटली, यानी कि हर एक कैडर में जाकर चेक करो कि यहाँ पर कैसे कैसे कौन कौन किस कैडर में कौन कौन से लोग हैं, तो यहाँ पर उस पर अलग अलग से इसको इंप्लीमेंट करना है। फिर बोला गया इंश्योर करो कि मेंटेन रह सके एडमिनिस्ट्रेशन की इफिशिएंसी भी, यानी कि रिजर्वेशन तो आप लोगों ने बना दिया प्रमोशन के अंदर में, पर लेकिन पता चला एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो गया, तो ऐसे नहीं करना है। एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी ताबड़तोड़ तरीके से आगे बढ़ता रहना चाहिए जैसे वो बढ़ रहा है, उस पर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुद्दा हो जाता है अगर ढंग से देखकर चला जा सके तो ये ऐसा है कि इसके ऊपर अब तक कई सारे जजमेंट आ चुके हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ जजमेंट के बारे में बताऊंगा जो कि आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन जजमेंट से अलग अलग क्वेश्चन बन चुके हैं, यानी कि एक जगह जजमेंट आ रहे हैं ये अलग अलग चीज के बारे में, इनसे अलग अलग क्वेश्चन भी बन चुके हैं एग्जाम के अंदर में। तो इसलिए मैं आप लोग कह रहा हूं कि ये जो बेसिकली मैं बताने वाला हूं आप लोग को, इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, तो इससे क्या करेंगे आप लोग इनको लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे, ठीक है। क्या क्या बातें एक एक कर मैं आप लोग को बताता हूं। जैसे कि यहाँ पर रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बारे में अगर बात करें तो 1992 में इंदिरा साहनी का केस है जो आप लोग सब जानते हैं, कई बार बताया। वो ये बोलता है कि 50% से ज्यादा जो है आप लोग किसी को कोटा नहीं देना है, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर अंडर द यूनियन, तो यहाँ पर रिजर्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड इन प्रमोशन, ठीक है। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये पर्टिकुलर 1992 का केस था, यानी कि एक तरीके से बोला जा रहा है कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो सीलिंग है रिजर्वेशन की 50% है, और बात की जा रही है कि यूनियन ऑफ इंडिया हेल्ड दैट रिजर्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड इन प्रमोशन, यानी कि जब ऑलरेडी जॉब में रिजर्वेशन मिल चुका है तो प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये इंदिरा साहनी केस का आप लोगों को जजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, जो काफी इंपोर्टेंट है, जो कि आप लोगों को समझना है। फिर इसके बाद में हमारे संविधान में संशोधन किया गया 77th अमेंडमेंट, और आर्टिकल 16(4)A अलाउ किया गया स्टेट को कि वो प्रोवाइड करा सके यहाँ पर रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो ये एससी और एसटी को रिजर्वेशन देने की बात की गई प्रमोशन की, पर लेकिन उसके चलते यहाँ पर इनको प्रॉपर चीजों को प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो स्टेट को अगर लगता है कि यहाँ पर एडुकेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं है यहाँ पर इस कम्युनिटी की, तो आप लोग यहाँ पर रिजर्वेशन इन प्रमोशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया संविधान के अंदर में, जिसके चलते रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात जो है वो सामने निकलकर यहाँ पर आ गई अच्छे से। 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब यहाँ पर निकल कर आया, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 2001 में। यहाँ पर दिक्कत देखने को मिली यहाँ पर कॉन्सिक्वेंशियल, जो यहाँ पर सीनियरिटी के बारे में बात की गई, इसने काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर दी। यानी कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का मतलब ये था कि अलाउ किया गया रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उनको सीनियरिटी मेंटेन रखने के लिए ओवर द जनरल कैटेगरी। यानी कि मान लीजिए एक कैंडिडेट जो है वो ओबीसी का है या फिर जनरल कैटेगरी का है, और एक जो यहाँ पर एससी एसटी का है, तो यहाँ पर एससी एसटी वाले कैंडिडेट को जो है उसको यहाँ पर सीनियरिटी दी जाएगी एज कंपेयर टू जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के साथ में। अगर बात करें अगर रिजर्व कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उसको प्रमोशन जो है वो पहले दिया जाएगा जनरल कैटेगरी के सामने, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर रिजर्वेशन इन प्रमोशन लगा हुआ है, तो ये आप लोगों को नजर आएगा। तो प्रमोशन जो है वो रिजर्व कैंडिडेट को जो है वो यहाँ पर एक तरीके से बोला गया कि वो यहाँ पर सीनियरिटी पे पहले पहुंचेगा। यानी कि एक एससी का बंदा है और एक जनरल का बंदा है, तो अगर कोई सीनियर पोस्ट पर जाना है तो पहले यहाँ पर उस बंदे को पहुंचा जाएगा जो यहाँ पर एससी कैटेगरी का है। तो इसको लेकर जनरल कैटेगरी के लोगों में काफी बड़ा गुस्सा आया जब यहाँ पर कॉन्सिक्वेंशियल जब यहाँ पर सीनियरिटी के बारे में बातें की गई। तो ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। 2006 में कोर्ट के द्वारा यहाँ पर बोला गया एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यहाँ पर कि यहाँ पर कोर्ट जो है वो यहाँ पर वैलिडेट करेगा पार्लियामेंट के डिसीजन को कि यहाँ पर अगर एक्सटेंड किया जाता है एससी और एसटी के लिए यहाँ पर प्रमोशन रिजर्वेशन, तो यहाँ पर ये भी इसी से रिलेटेड केस यहाँ पर आया निकलकर कि हाँ कैसे आप लोग इसको लेकर चल रहे हैं, यानी कि उसके ऊपर बार बार बातें की जा रही है। ये भी एक केस उसी से रिलेटेड आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2006 में। अब अगर अभी बात करें यहाँ पर एम नागराज यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था 2006 में, इसमें 3 कंडीशन दी गई। सबसे पहले तो आप लोगों को स्टेट को ये देखना पड़ेगा कि बैकवर्डनेस है कि क्लास के अंदर में आप लोगों को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देना पड़ रहा है, इतनी बैकवर्ड कम्युनिटी है क्या। दूसरा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या उनकी इन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन है कि जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं वहां पर क्या उनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दूसरा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तीसरा यहाँ पर ये बोला गया कि रिप्रेजेंटेशन जो होगी
वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इंपैक्ट न डाले, ये यहां पर एम नागराज केस से सारी बातें निकल कर आई। तो ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। ये केस कब का था? 2006 का। फिर एक केस आया यहां पर जो कि काफी इंपोर्टेंट है, इसको बोलते हैं जर्नैल सिंह जजमेंट 2018। ये नागराज का जो जजमेंट था उसमें मॉडिफिकेशन किया गया कि जो यहां पर बोला गया कि एक तरीके से आप लोगों को प्रॉपर ये रिप्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी और डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो यहां पर बोल दिया कि नोट प्रोड्यूस क्वांटिफाइबल डेटा टू प्रूव द बैकवर्डनेस ऑफ एससी एसटी। क्यों? क्योंकि एससी एसटी तो ऑलरेडी बैकवर्ड कम्युनिटी के अंदर में आ जाता है, उनको प्रूफ करने की क्या जरूरत है। तो 9 जज की बेंच ने यहां पर वो भी जो फंडा था वो हटा दिया कि जो ऑलरेडी बैकवर्ड कम्युनिटी है उनको प्रूफ करने की क्या जरूरत है कि हम लोग बैकवर्ड कम्युनिटी है। तो ये बातें यहां पर निकल कर आई। तो ये एक नया फंडा निकल कर आया कि ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग प्रमोशन में जो है वो रिजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। यहां से जब थोड़ा आगे बढ़ोगे तो यहां पर कैचअप रूल या फिर यहां पर कैचअप प्रिंसिपल निकल कर आया। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, हालांकि ये पुराना है थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, यहां पर 2 जजमेंट दिए गए, यहां पर एक तो वीरपाल सिंह का था 1995 में और एक अजीत सिंह का था 1996 में। ये कैचअप रूल क्या है? कैचअप रूल के हिसाब से यहां पर ये बोला जाता है कि मान लीजिए सीनियर कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी का है कोई, पर लेकिन उससे पहले कोई एससी और एसटी का कैंडिडेट है, उसको प्रमोशन मिल गया और वो यहां पर आगे पहुंच गया। यानी कि एक कोई पोस्ट थी, यहां पर जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है यहां पर, और ये हो गया सीनियर कैटेगरी, यहां पर ये हो गया बेसिकली एससी कैटेगरी का कैंडिडेट। प्रमोशन मिलना था जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को, पर लेकिन इससे पहले एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को प्रमोशन मिल गया और वो यहां पर पहले यहां पर इससे पहले सीनियर पोस्ट पर पहुंच गया। पर लेकिन जिस दिन जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को प्रमोशन मिलेगा और दोनों यहां पर फिर से इक्वल पोस्ट पर आ जाएंगे तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को सीनियर कैंडिडेट माना जाएगा। तो ये है कैचअप रूल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। इसके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैचअप रूल क्या होता है। यानी कि ठीक है आप लोग प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हैं, पर लेकिन जो ऑलरेडी सीनियर है, अगर आप लोगों ने जूनियर कैंडिडेट को प्रमोशन दे दिया जो कि यहां पर रिजर्व कैटेगरी के चलते, पर लेकिन जिस दिन दोनों एक पोस्ट पर आएंगे तो जनरल कैटेगरी वाला सीनियर माना जाएगा। ये बातें यहां पर बोली गई हैं, ठीक है। तो ये किस जजमेंट से? ये 2 जजमेंट आप लोगों के सामने जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें, आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जब भी यहां पर प्रमोशन के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, इन सब चीजों के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो यार ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये पिक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। इस पिक्चर में रियलिटी में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, एक इंसान ऐसा है जो कि रिजर्वेशन का इतना फायदा उठा रहा है जिसकी कुछ हद नहीं है, और एक इंसान ऐसा है जिसको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। जबकि होना चाहिए था यहाँ पर इक्वालिटी। इक्वालिटी में क्या होना चाहिए था, यहाँ पर अगर देना भी है तो सबको इक्वल दो, पर लेकिन अगर सबको इक्वल भी दे दोगे, इसकी हाइट कम है, ये मैच ही नहीं देख पा रहा है, तो यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो सबसे शानदार चीज होती है इक्विटी। तो इक्विटी जो होती है वो सबसे शानदार होती है। उसमें क्या रहता है, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उतना दो, ये सबसे एक अच्छी चीज मानी जाती है। पर लेकिन इससे भी नेक्स्ट लेवल की चीज क्या है कि आप लोगों को यहां से बैरियर ही हटा दो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सोसाइटी को इस तरह की सोसाइटी बना दो ताकि इस तरह की कोई भी इश्यू यहां पर निकल कर आए, तो ये वाली कंडीशन भी आप लोग यहां पर बोल सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग यहां पर बोल सकते हो। इस तरीके से अगर चीजें निकल कर आती है तो उसको समझना पड़ेगा आप लोगों को, तभी चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में हम लोग लेकर चल पाएंगे। तो एक नेक्स्ट लेवल की चीज आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है, अगर आप लोग इसको ऐसे देखते हो तो, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर इसको आप लोग ऐसे समझोगे तो आप लोग कई सारी चीजों के बारे में समझ पाओगे और उनके सॉल्यूशन भी निकाल पाओगे, अगर आप लोगों के माइंड में ये क्लैरिटी होगी। हमारे संविधान में जब पार्ट 3 में आप लोग जाओगे तो यहाँ पर पार्ट 3 में आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे 12 से लेके 35 तक के अंदर में। तो इसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल जो यहाँ पर निकल कर आते हैं राइट टू इक्वलिटी के तहत 14 से लेके 18। तो इसमें आर्टिकल जो 16 है वो यहाँ पर बेसिकली बात करता है जो इंप्लीमेंट में इन सब जो रिजर्वेशन के बारे में। तो ये बाय पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कल को क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या डिस्कस किया, ये सारी बातें आप लोगों के माइंड में, इंपोर्टेंट जो जजमेंट है, केस है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कल को क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कई बार आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को सारी बातें बता दी, ठीक है। तो ये था यहाँ पर कंप्लीट टॉपिक। तो कैसा लगा जरूर बताएगा। अब यहाँ पर एक दो जो है वो कुछ शॉर्ट न्यूज देख लेते हैं जो कि आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट हो सकती है। एक अवार्ड के बारे में बात की जा रही है। ये अवार्ड मिला है यहाँ पर प्रभात पटनायक को। तो ये सेलेक्ट किए गए यहाँ पर मैक्लोम, बेसिकली एदिस सिहा, ठीक है। तो यहाँ पर एदिस सिहा जो यहाँ पर अवार्ड 2022 के लिए किसको यहाँ पर बेसिकली चुना गया है, तो ये है बेसिकली जिनका नाम है प्रभात पटनायक, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर मैक्लोम एलिजाबेथ एदिस सिहा, ये ट्रस्ट जो है ये यहाँ पर ये अवार्ड प्रोवाइड कराती है सोशल साइंटिस्ट के लिए, जिसने यहाँ पर सोशल स्टडीज में समाज के लिए कुछ अच्छा कुछ करने की कोशिश की है। अगर पटनायक साहब के बारे में बात करें तो ये सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स जो यहाँ पर स्टडीज है और प्लानिंग स्कूल ऑफ द सोशल साइंस है, जवाहरलाल नेहरू में यहाँ पर ये पढ़ाते हैं। और इसी के साथ में वाइस चेयरपर्सन भी यहाँ पर केरला स्टेट प्लानिंग बोर्ड के। तो ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैक्लोन अगर बात करें यहाँ पर बेसिकली मेलकॉम, ठीक है, MALCOM, मेलकॉम जो यहाँ पर
जिसका नाम है, जो ये अवार्ड का नाम अगर रखा गया यहाँ पर, तो यहाँ पर साहित्यनाथन आदिल शाही, जो बेसिकली अवार्ड है यहाँ पर, ये एक इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट थे, एजुकेटर थे, जिनके नाम पर ये रखा गया। ठीक है, उन यहाँ पर 1976 में इनको पद्म भूषण भी मिला था। छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर हल्का सा अवार्ड के बारे में कोई पूछ ले तो आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। ये जो न्यूज है ऑल इंडिया रेडियो के अंदर कवर की गई। यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा एग्जाम्प्ट कर दिया गया कॉटन के ऊपर इंपोर्ट जो होता है टिल 30 सितंबर। देखिए, अगर इंपोर्ट जो होता है वो यहाँ पर हटा दिया जाता है तो इसकी वजह से क्या दिक्कत है और क्या फायदा देखने को मिलेगा वो समझेंगे। तो गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर दिया गया इंपोर्ट ऑफ द कॉटन फ्रॉम द कस्टम ड्यूटीज, यहाँ पर कब तक का, 30 सितंबर तक का आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। तो इसके बारे में कुछ बातें समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा नोटिफिकेशन इशू किया गया कि यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर बात करें 14 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का, तो कॉटन का जो इंपोर्ट है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर बेसिकली एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। तक यहाँ पर इसके ऊपर 5% की ड्यूटी लगा करती थी और अनदर 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस देना होता था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ये महंगा पड़ जाता था। पर लेकिन अभी क्या होगा, ये इसकी हटने की वजह से हमारी कंट्री में इस फील्ड में अच्छा काम हो पाएगा। और आप लोगों को याद होगा, मैंने कई बार बताया कि बांग्लादेश और वियतनाम जो है वो हमारे इस फील्ड में काफी बड़े कॉम्पिटिटर हैं। कल को चलकर अगर हम लोग इस फील्ड में काम कर पाते हैं तो इससे हमको काफी फायदा देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है ये यहाँ पर हमारे देश में अच्छा बढ़ेगा और हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अच्छे लेवल पर देखा जाएगा और बेचा जाएगा। तो इससे काफी फायदा देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। सेस क्या होता है? सेस होता है एक तरीका टैक्स ऑन टैक्स, जो ऑलरेडी टैक्स आप लोग पे कर रहे हैं उसके ऊपर एक और टैक्स लगा देना, उसको आप लोग नॉर्मली सेस बोलते हो। इसी के साथ में यहाँ पर बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड एग्रीकल्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस है यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये ऑन एडिबल ऑयल भी यहाँ पर कम किया जा रहा है, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर ये काफी इनका जो प्राइस अभी बढ़ रहा था। मैंने कई सारी बातें आप लोगों से डिस्कस की थी कि अभी यहाँ पर इंडोनेशिया के अंदर में क्या था, वो अपना तेल जो है वो यूज कर रहे हैं पेट्रोल डीजल के साथ में मिक्स कर बायोडीजल बनाने के लिए। यूक्रेन के अंदर अभी यहाँ पर झड़प चल रही है और रशिया के चलते तो उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं वहां से सामान, उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल रही है। और इसी की वजह से यहाँ पर सामने चीजें निकल कर आ रही थी हमारे देश में, क्योंकि हम लोग काफी लार्ज स्केल पर ये चीजें जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो अभी सोल्यूशन क्या होगा वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट जो है वो अभी ड्यूटी कम करेगी, हालांकि गवर्नमेंट के हाथ में पैसा कम जाएगा इसकी वजह से, तो एक अलग बात है, पर लेकिन देश के लोगों को काफी बड़ी राहत इससे देखने को आप लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा कॉटन जो है वो कौन से राज्य में प्रोड्यूस किया जाता है ये आप लोगों को बताना है। अभी यहाँ पर एक क्विज लॉन्च किया गया यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। बोला गया यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर बिगेस्ट एवर क्विज कॉन्टेस्ट है सबका विकास महाक्विज। ठीक है, तो सबका विकास महाक्विज में यहाँ पर 1000 जो विनर होंगे वो यहाँ पर 2000 जो रुपए मिलेंगे यहाँ पर ईच एवरी वीक, तो हर सप्ताह आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंडिया फर्स्ट एंड बिगेस्ट क्विज ऑन द गुड गवर्नेंस, तो ये जो क्विज होगा ये गुड गवर्नेंस पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर आप भी पैसे कमा सकते हो गुड गवर्नेंस के बारे में। क्यों ये स्टार्ट किया गया? क्योंकि 75वीं सालगिरह आजादी की सेलिब्रेट करें, तो आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसके चलते आप लोगों को यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है। हम लोग ऐसे ऐसे सेलिब्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबका विकास महाक्विज इसका नाम रखा गया है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो माई गव के अंदर यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये इसका नाम क्या है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है और यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्विज का एम ये है कि लोगों को यहाँ पर वेरियस जो स्कीम है गवर्नमेंट की जो बेनिफिट है उनसे लोगों को अवेयर कराया जा सके, जिससे कि लोग इनके बारे में जान सके। तो माई गव के द्वारा लोगों को इन्वाइट किया गया कि आप लोग इसमें आगे पार्टिसिपेट करो। तो यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है यहाँ पर, तो ये थीम है यहाँ पर फर्स्ट क्विज की, यानी कि इसके तहत यहाँ पर समझा जाएगा पहला क्विज जो होगा वो इस थीम पर खेला जाएगा। तो अगर आप लोग भी खेलना चाहते हैं इस खेला को, तो इस खेला को आप भी खेल सकते हैं। तो आप लोग भी यहाँ पर अपना जो है पैसे जीत सकते हैं यहाँ पर 2000 रुपए तक का। ठीक है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड जो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में आती है, तो जो गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए अभी रिसेंटली लॉन्च की गई थी। ऑल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है इसके बारे में आप लोगों को पता ही है, हमारे देश में 5 किलोग्राम गेहूं जो है वो गेहूं मतलब फूड ग्रेन जो है प्रोवाइड कराया जाता है सब्सिडी रेट पर यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत, जो कि 2013 में हमारे देश में ये कानून लाया गया था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर रियलिटी में आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है तो यस या फिर नो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सबका विकास महाक्विज सीरीज में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
ये बेसिकली जो ये पर्टिकुलर जो क्विज रहेगा ये 28 अप्रैल को यहाँ पर आप लोग को 11 साढ़े 11 बजे आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में ये 12 लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में आप लोग को देखने को मिलेगा। मैक्सिमम यहाँ पर 1000 टॉप स्कोरिंग पार्टिसिपेंट जो है उनको सेलेक्ट किया जाएगा और 2-2 हजार रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे उनको। तो एक अच्छा खासा तरीका है पैसा कमाने का और अपनी नॉलेज को भी चेक करने का, तो इसको आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। मेरा तो सजेशन है, बाकी आप लोग देखना आप लोगों को करना है पार्टिसिपेट या फिर नहीं। क्वेश्चन आप लोगों के साथ में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? तो अभी बताएं, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके आंसर आप लोगों के सामने यहाँ पर हो गया। तो कल को चलकर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो स्कीम्स जो है वो आप लोग तैयार कर लीजिए अच्छे से, कोई डाउट आप लोगों को इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था यहाँ पर पूरा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कोई डाउट होगा तो बताइएगा जरूर, उसको दूर किया जाएगा। ओके, तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना। पीडीएफ जो है आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। बहुत कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया महावीर जी के बारे में, कई सारी बातें हम लोगों ने जानी, बेसिक चीजें मैंने और कई सारे क्वेश्चन भी आप लोगों से डिस्कस किए जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर जाना एलिना लानिना के बारे में, तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा यहाँ पर काफी डिटेल में, डिफरेंस क्या है वो भी समझा, और इसी के साथ में इंडियन डाइपोल के बारे में भी हम लोगों ने जाना, क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया था वो समझा, रिजर्वेशन के बारे में भी कई सारी बातें हम लोगों ने जानी जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, और कुछ कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को बताया और कुछ जजमेंट भी आप लोगों को यहाँ पर बताया। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली बात की एक अवार्ड के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ बातें। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर इस क्विज के बारे में बात की जो कि आप लोगों से क्वेश्चन ही बन सकता है। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो सबका साथ सबका विकास हुआ कि नहीं हुआ ये जरूर बताएगा। लेक्चर किस किसने टकटकी लगाकर देखा ये भी जरूर बताएगा। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।